मार्केट विद इन इंडिया है। और हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप आते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप न सिर्फ भारत की आवश्यकता है, विश्व के अनेक छोटे छोटे देश हैं जिनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का मैन्युफैक्चरिंग काम आप हिंदुस्तान की धरती पर कर सकते हैं। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको देना चाहते हैं कि आपकी जो वैश्विक मांग है आपके प्रोडक्ट की, उस वैश्विक मांग को अगर पूरा करना है तो आज जापान जो कि हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की ओर चल पड़ा है, आपकी पूरी इकोनॉमी हाई कॉस्ट एंड वाली बनती जा रही है और इसलिए आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं हो, ईज ऑफ बिजनेस का वातावरण हो, स्किल क्वालिटी मैन पावर अवेलेबल हो। तो मैं विश्वास से कहता हूं, जो 10 साल में मिरेकल आप जापान में रह करके आपकी कंपनी का करते हैं, आप वो मिरेकल 2 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान में कर सकते हैं। इतनी संभावनाओं का वो देश है। आप विश्व में अपने प्रोडक्ट को अगर पहुंचाना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अगर विश्व में आप अपनी प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हो तो इट्स ए गॉड गिफ्टेड लोकेशन है इंडिया का कि आप वहीं से, और हमारा बहुत ही वाइब्रेंट सी कोस्ट है, वहीं से आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट से लेकर के आगे कहीं पर भी जाना है, मैं समझता हूं इससे बढ़कर के कोई सुविधा नहीं होती है। हमारी कल्पना है स्किल इंडिया। मैंने देखा है कि हां, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी काम हुआ है। हम चाहते हैं, जैसे आपको जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए, आप जिस इंडस्ट्री को लगाना चाहते हैं, हम हमारी जो रेगुलर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, हम आपको हैंडओवर करने के लिए तैयार हैं। आप वहां पर आपको जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए वैसे क्लासेस शुरू कीजिए, आपके ट्रेनर्स लाइए और वहीं लोकल यूथ को 6 महीने में आप ट्रेन कीजिए और उन्हीं को आपकी कंपनी में एब्सॉर्ब कर लीजिए। तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो ITIs हैं, अब जैसे सुजुकी के लोग हमारे यहाँ काम करने आए, तो हमने वहाँ की जो नजदीक के गांव है, वहाँ की जो ITIs हैं, हमने उन्हीं को दे दिया। मैंने कहा कि आप इनके क्लासेस चलाइए, आपको जैसा मैन पावर चाहिए आप ट्रेन कीजिए, मैन पावर के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी एक ऐसा हमारा संयुक्त रूप से काम करने की आदत है और इसके कारण मैं समझता हूं काफी कुछ फायदा हो सकता है। पिछले दिनों में हमने इतने महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, जैसे डिफेंस के सेक्टर में एक समय था मेरे यहां इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी डिफेंस के लिए अगर हमें जो ट्रक चाहिए तो भी डिफेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिस्ट्रिक्शन पड़े हुए थे। हमने इन 100 दिन के अंदर अंदर करीब करीब 55% ऐसी चीजों को होने पर देश की जनता के मन में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में जरूर आई है। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों में क्या खोया क्या पाया, इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। अब की बार मोदी सरकार की अपील कर, अच्छे दिनों के सपने दिखाकर, सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाकर, महंगाई भ्रष्टाचार कम करने का आश्वासन देकर मोदी सरकार ने पूरे किए अपने 100 दिन। देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 के दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद
मोदी ने संसद भवन पर अपना मत्था टेक ऐतिहासिक भाषण देकर अपने पहले दिन की शुरुआत की थी। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। भारत मेरी मां है। शपथ ग्रहण समारोह से लेकर अब तक हर बार मोदी सरकार ने केवल अपनी उपलब्धियां ही गिनाई, मगर क्या आम जनता इन मुंह बोले उपलब्धियों से संतुष्ट है या नहीं, इस बात को 100 दिन पूरे होने के मौके पर जानना बेहद जरूरी है। ये ऐसा मालूम पड़ा था मोदी सरकार आएगी तो उम्मीदें जैसा महंगाई या सस्ताई कम होएगा, फिलहाल तो बढ़ा है और वो उम्मीदें नहीं चल पा रही है भाई। अभी देखो अब आगे के क्या होता है। विकास के काम पर अगर वो ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बेरोजगारी है, हाँ, लोगों को नौकरी मिले, अच्छी राह मिले, पढ़ाई लिखाई की सहूलत मिले। महंगाई घटाने की बात हुई थी, पेट्रोल का भाव घटेगा तो डीजल का भाव घटेगा तो महंगाई घटेगी। 100 दिन से तो अभी घूम ही रहे हैं, विदेश दौरे ही चल रहे हैं और उनका ये जो डिसीजन है जापान का, जो जापान जा रहे हैं, जापान की कंपनीज इधर ला रहे हैं, आई थिंक इज ए रॉन्ग डिसीजन। तो मुझे नहीं लगता कि ये 100 दिन में कुछ हो पाया है और आगे भी 100 दिन में कुछ होगा नहीं। बोला सब चीज़ महंगी करके रख दिया, हमारे लिए कुछ भी सस्ता है नहीं। क्या करने का हम लोग को? अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन आए, सबको खाली जबरदस्ती बोला अच्छे दिन आएंगे, अच्छा दिन तो आया नहीं एक भी। पास तो हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं कि 100% हुआ है। जो लोकल प्रॉब्लम है इन इंडिया वो भी देखना चाहिए। बाहर के टूर्स तो हो रहे उनके, उसके साथ में अंदर जो प्रॉब्लम है उनके इंटरनल पार्टी में वो भी उनको थोड़ा ध्यान दे के रिजॉल्व करना है, तो वो कंट्रोल रख सके उन लोग के ऊपर और एक वो प्रॉपर फ्लो में चल सके सरकार। सरकार ने जो कुछ किया है वो सब अच्छा किया है। ओनली थिंग इज दैट अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। 3 महीने में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो 3 महीने में सब कुछ चेंज होगा, बट देयर इज अ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम एवरीवेयर और वो 101% हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ सब लोग ये कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो उन्होंने एश्योरेंसेस दिए और जो पॉलिसी चेंजेस करने वाले हैं उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। महंगाई और भ्रष्टाचार कम करने का आश्वासन देकर बहुमत पाने वाली मोदी सरकार के अब तक के कामकाज से आम जनता कतई संतुष्ट नहीं है। एक अखबार के सर्वेक्षण के अनुसार इन लोगों की असंतुष्टि का स्तर 50% से भी ज्यादा है। साथ ही काले धन को वापस लाने के मामले में भी 75% लोग सरकार से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जो राजधानी है, जो दिल है देश का, वहां पे लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है 10 से 11 बल्ब ना चलाओ, 12 से 2 एसी ना चलाओ, 10 बजे के बाद मॉल ना जाओ। ये कैसे दिन आने वाले हैं? ये कैसे दिन आने वाले हैं? आम जनता ने महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, विकास, काला धन, डिफेंस, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार के वादों और सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों पर नाराजगी जताई है। साथ ही विदेश में जमा काला धन वापस लाने के मोदी सरकार के वादे के मामले में भी 75% जनता ने निराशा जाहिर की। मगर इसी 100 दिन पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार की एक जरूरी बात अनिवार्य होगा कि मोदी सरकार ने सबसे हटकर विदेश नीति अपनाते हुए सबका साथ, सबका विकास की राह को चुना और इस पर वो खरे भी उतरे। मगर जिस आस और आशा के साथ जनता ने मोदी सरकार को चुन कर दिया, वो आशाएं अब भी पूरी होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। सांसद चुने जाने के 3 महीने बाद भी 2 दर्जन सांसदों को नहीं मिल पाया है सरकारी निवास। जी हाँ, करीब 23 पूर्व सांसदों ने घर खाली नहीं किया है। यही वजह है कि नवनिर्वाचित सांसदों को घर के लिए करना पड़ रहा है बेसब्री से इंतजार। 23 सांसदों की लिस्ट में 6 पूर्व मंत्री भी शामिल है जिन्होंने अब तक सरकारी आवास को खाली नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए बताया कि अब से पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी। इस तरह की याचिका की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच अंतिम निर्णय सुनाएगी। इससे पहले पुनर्विचार याचिका को जज अपने चेंबर में ही फैसला सुनाते थे और निर्णय भी लेते थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश RM लोढ़ा की अध्यक्षता में ये फैसला सुनाया गया है। कोल ब्लॉक आवंटन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2010 तक हुए सभी आवंटनों को अवैध ठहराया था। अब फैसला इस बात पर होना है कि इन कोल ब्लॉक्स का क्या किया जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 46 को छोड़कर शेष खदानों का आवंटन रद्द होना चाहिए। अब कोर्ट ने इस पर सभी पक्षों की राय मांगी है, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। और गणपति बाप्पा के बारे में बात करने के बाद विवादों में घिरे फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें मानो बढ़ सी गई है, क्योंकि ओशिवारा थाने में राम गोपाल वर्मा पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हुआ है। दरअसल एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक ने आरोप लगाया है कि राम गोपाल वर्मा ने उनसे सत्या 2 फिल्म बनाने के दौरान 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिसके बाद उन्होंने अब तक ये रकम नहीं लौटाई। लिहाजा प्रोडक्शन हाउस के मालिक ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को साजिश का हिस्सा बताया है। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल ने कहा है कि अदालत से इंसाफ मिलने की उन्हें पूरी उम्मीद है। रंजीत कोहली के खिलाफ उसकी पत्नी तारा शाहदेव ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने और शोषण करने का आरोप लगाया है। मामले में पूरी तरीके से साजिश करके मीडिया का सहारा लेके, जो कि सभी चीजें दिखाती है मीडिया अच्छी चीज, मुझे बदनाम किया जा रहा है। इस मामले में पूरी तरीके से साजिश करके मीडिया का सहारा लेके, जो कि सभी चीजें दिखाती। आने वाले दिनों में देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में सभी पार्टियों ने विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी ने मुंबई के हुतात्मा चौक पर दीप प्रज्वलित कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान समेत समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री अशोक राव चौहान, कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष नारायण राणे, प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे के साथ और भी कई बड़े नेता शामिल हुए। यहाँ से मशाल लेके हमारे सभी कार्यकर्ता, जिला प्रमुख अपने अपने मतदार संघ या जिले में जाएंगे और कांग्रेस की जीत के विचार की ये हमारी मशाल है, ये जोत है। आम जनता के पास जाकर हम लोग ने पिछले 15 साल में महाराष्ट्र में जो तरक्की का काम किया है, डेवलपमेंट किया है, वो आम जनता को बताकर इसके फ्यूचर में कांग्रेस ही इस स्टेट को, इस महाराष्ट्र राज्य को तरक्की की तरफ लेके जाने की क्षमता खाली कांग्रेस में है, ये बताने की कोशिश करेंगे। लहरें हमेशा लहरें आती है और जाती है, वैसे मोदी का लहरें आई और गई, अभी कुछ बाकी नहीं है। मगर मोदी साहब ने चुनाव के पहले जो लोगों को कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, मैं समझता हूँ इसके बारे में 100 दिन में मोदी ने कुछ भी नहीं किया, उल्टा महंगाई बढ़ी है और अच्छे दिन ने बुरे दिन आम जनता के शुरू होने के कारण आम जनता मोदी पर वहीं चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बिजली की समस्या को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं आस्था के नाम पर अशोक राव चौहान ने भाजपा पार्टी को आड़े हाथों लिया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने भी केंद्र पर जमकर निशाना साधा। दूसरी तरफ प्रचार समिति के अध्यक्ष नारायण राणे ने शिवसेना की कार्यशैली पर कई सारे सवाल उठाए।
आपल्याला सांगायचा अधिकार आहे. आपण कार्य दाखवून विकास दाखवून मत मागतोय. हे मताची भीक मागतायत काही न करता. आमची बैठक झाली माननीय मुख्यमंत्री साहेबांची, राणे साहेबांची आमच्या समन्वय समितीची बैठक झाली आणि त्यामध्ये निर्णय झाला की आपण प्रचाराला तात्काळ कामाला लागलं पाहिजे. की आज दिवस कमी आहे आणि या कमी दिवसामध्ये ज्या पद्धतीने लोकसभेमध्ये विरोधकांनी प्रचार केला, नरेंद्र मोदींनी प्रचार केला, भाजप सरकारने त्या ठिकाणी प्रचार केला की आम्ही जे प्रश्न राहिले असतील ते सगळे आम्ही सोडू, जे दुःख समाजामध्ये असेल ते सगळे आम्ही सरकारमध्ये आल्यावर त्या ठिकाणी संपुष्टात येतील. अशा प्रकारची जादूची कांडी आमच्या हातामध्ये आहे. तुम्ही आमच्या हातामध्ये सत्ता सोपवा आणि त्यांची कमाल आम्ही करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु सत्तेवर ज्यावेळेला ही आली, बीजेपी सरकार सत्तेवर आलं, नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर आले, त्यावेळेस पासून आपण पाहिलं की 3 महिना महागाई कमी झाली नाही. महागाई या देशामध्ये वाढलेली आहे, महाराष्ट्र राज्यामध्ये वाढलेली आहे. केंद्रामध्ये लोकांनी वेगळा विचार केला, जाहिरातीला त्यांना फुरड पडली आणि आपल्याला अनपेक्षित असा निकाल लागला. हे मान्यच केलं पाहिजे. लोकांना अच्छे दिन आने वाले हे म्हणून सांगणारे लोक आज कुठे अच्छे दिन किंवा चांगल्या दिवसाची आपण वाट बघतोय, कुठे जवळपास चांगले दिवस येतील असं काही चिन्ह दिसत नाही. उलट महागाईवर नियंत्रण करू म्हणून सांगणारे लोक आता तोंड दडवून पुढे चालले. पाकिस्तानला तुम्ही शरण आणू म्हणणारे लोक आज सरहद्दीवर सर्वात जास्त गोळीबार चाललेला आहे. आता हे लोक कोलकाता शहर के जवाहरलाल नेहरू रोड पर स्थित 24 मंजिला चैटर्जी इंटरनेशनल इमारत में भीषण आग लगने से इमारत के शीर्ष मंजिल पर कई लोग फंसे रहे। वहीं कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आग इमारत की 12वीं और 15वीं मंजिल के बीच लगी है। समय पर दमकल की गाड़ियां पहुंचने से हालात पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं अभी पता लगाना बाकी है कि नुकसान कितने बड़े स्तर पर हुआ है। वो बात करेंगे एन श्रीनिवासन को। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए श्रीनिवासन को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल सीजन 6 में भ्रष्टाचार की जांच कर रही मुद्गल समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 महीने का समय दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आईसीसी अध्यक्ष श्रीनिवासन को एक बड़ा झटका दिया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के उस याचिका को खारिज किया जिसमें एन श्रीनिवासन को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने का अनुरोध किया गया था। श्रीनिवासन को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने के अनुरोध को भी ठुकराते हुए अदालत ने कहा है कि वो आईपीएल मामले की जांच पूरी होने से पहले पद को नहीं संभाल सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये एन श्रीनिवासन का बीसीसीआई अध्यक्ष बनना नामुमकिन सा लग रहा है। आपको बता दें कि बीसीसीआई की ओर से दलील पेश कर रहे वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष शिवलाल यादव बोर्ड के कई विषयों से अनभिज्ञ है। ऐसे में सालाना बैठक से पहले श्रीनिवासन का पद संभालना जरूरी है। तो वहीं अदालत ने उनकी सुनवाई खारिज करते हुए कहा है कि बोर्ड की सालाना बैठक हमारा विषय नहीं है। वहीं कोर्ट ने एन श्रीनिवासन पर फैसला सुनाते हुए आईपीएल सीजन 6 में हुए कथित स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामलों की जांच के लिए गठित मुकुल मुद्गल समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। देश भर में मासूम बच्चियों को जिस्म फरोशी के गोरख धंधे में इस्तेमाल करने की घटनाएं आए दिन सामने आती है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है मुंबई में, जहां एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया गया है जो महज 9 महीने की मासूम बच्ची को जिस्म फरोशी के गोरख धंधे में बेचने चली थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि बच्ची को जिस्म फरोशी के हाथ बेचने वाली आरोपी भी एक महिला खुद है।
बहरहाल बच्ची को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले तो बात यह है कि बच्चा बहुत छोटा था, मतलब बच्चा है, अभी कोई भी हो रहा हो तो उसको ढूंढना तो चाहिए। अभी केस आया, फिर हमें उसका लोकेशन मतलब मिला, वो यहाँ पे है, तो तुरंत हम निकल पड़े। ये जो मेरे साथ थे डिटेक्शन के हवलदार है और एक थे, हम सब निकल पड़े। बाद में इसने भी उसके बारे में सब बताया था, ऐसी है वैसी है, उसके पास फोटो था मेन, उसकी वजह से हमें पता चलता जाए और हम गए फिर उसका लोकेशन मतलब जैसे जैसे मिलता गया उस तरह हम मतलब वहाँ पे गए। उसका मोबाइल ट्रैक किया था हमने और उसने मोबाइल चालू रखा था, इसलिए हमें मोबाइल का नंबर से हम ट्रैक करते रहते। और हमारे जो पीआई क्राइम साहब थे वो उन्होंने मुझे मतलब बहुत कोऑपरेट किया, मतलब उनके इशारे से मैं जा रही थी। मतलब फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ पे बदस्तूर जारी रहेगा। चार दीवारों से बाहर लाकर मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। आज 5वें दिन के गणपति का विसर्जन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का चौथा दिन। डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्रांति पर बोले प्रधानमंत्री, तकनीक के विकास से होगा देश का विकास। पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ओपन कोर्ट में होगी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। और एक बार फिर फंसे फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा। ओशिवारा थाने में रामगोपाल वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में। और बात करते हैं देश भर के साथ पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। आज 5 दिन के गणपति का विसर्जन चल रहा है। लोग अपने गणपति बापा को लेकर विसर्जन के लिए जा रहे हैं। गणेश भक्तों में काफी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। भक्त विघ्नहर्ता को विसर्जन के लिए मुंबई के अलग अलग समुद्र तटों पर ले जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से मुंबई पुलिस ने भी चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं। जगह जगह समुद्री किनारों पर लाइफ गार्ड्स भी मौजूद है। तो बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय जापान यात्रा पर है, जहां पर आज प्रधानमंत्री के जापान दौरे का चौथा दिन है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने टोक्यो के टीजा मंदिर के दर्शन भी किए, जहां पर उन्होंने बनारस के काशी को आधुनिक बनाने के बारे में बताया। वहीं चौथे दिन प्रधानमंत्री ने टोसीएस के छात्रों से मुलाकात की, जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया। वहीं संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी का भी खास तौर पर जिक्र किया है। इंफॉर्मेशन के इस युग में, ज्ञान के इस युग में मुझे विश्वास है कि आप लोग जो भारत जा रहे हैं, जरूर आपके ज्ञान में इजाफा होगा, आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। और वैसे भी हमारी यहाँ एक कहावत है, जो फरे ते चरे, अरे जो ज्यादा घूमता है वो ज्यादा प्राप्त करता है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है, लेकिन साथ साथ मेरा एक आग्रह है, आप भारत में रहें तो टीसीएस के कमरे में बंद मत हो जाना। हर सैटरडे संडे थोड़ा खर्चा करना और हिंदुस्तान के और जगह पर देखना। इतना पुरातन देश है, वो देखने जैसा है, उसके हर बारीकियों को आप देखिए।
और जब वापस आएंगे तब आप सिर्फ टीसीएस के कर्मचारी नहीं, भारत के एम्बेसडर बन के आइए। आप भारत के आप ऐसे मजबूत एम्बेसडर बन के आइए कि जापान से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट हिंदुस्तान की ओर जाने के लिए प्रेरित हो जाए। अगर आप पुणे में जाएंगे तो वहाँ खाना अलग होगा, आप अहमदाबाद जाएंगे तो वहाँ खाना अलग होगा। इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। अगर आप अपने खुलेपन से वहाँ जाओगे तो पता नहीं, जो आप कमरे में बैठ करके सीखने वाले हो उससे ज्यादा कमरे के बाहर सीखने को मिलेगा। तो मेरी आपके इस इनिशिएटिव के लिए टीसीएस के सभी मित्रों को मेरी बधाई है, और जिनको ये भारत आने का सौभाग्य मिला है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुझे विश्वास है कि वहाँ से बहुत सी अच्छी स्मृतियां लेकर के आप यहाँ लौटेंगे और सच्चे अर्थ में एक भारत के आप अच्छे एम्बेसडर बनोगे। वहीं टीसीएस के छात्रों से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो के उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों को संबोधित किया। पिछले दिनों में हमने इतने महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, जैसे डिफेंस के सेक्टर में। एक समय था मेरे यहां इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी डिफेंस के लिए अगर हमें जो ट्रक चाहिए तो भी डिफेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिस्ट्रिक्शन पड़े हुए थे। हमने इन